Hollywood Silver Screen presenting A Writer's Odyssey। कहानी की शुरुआत एक पुराने सुनसान मंदिर से होती है। वहाँ पर एक डरा सहमा आदमी एक छोटे से बच्चे के साथ पूजा करने आता है। मंदिर की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे सदियों से वहाँ पर कोई आया ही नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ढोल की धीमी आवाज गूंज रही है। और ये कोई आम आवाज नहीं है, बल्कि एक विशाल देवता के दिल की धड़कन होती है। वो देवता अचानक जाग उठता है और उसकी आंखों में इंसानों पर नर्क जैसा कहर बरसाने का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम एक आदमी ग्वान, जो एक रहस्यमय गुफा में अपनी बेटी टैंजरीन को ढूंढ रहा है, उसको देखते हैं। गुफा की गहराइयों में उसकी बेटी की चीखें सुनाई दे रही है। तभी तेज रोशनी के बीच वही देवता सामने आ जाता है और ग्वान का रास्ता रोक देता है। लेकिन तभी ग्वान की आंखें खुल जाती है और ये सब बस एक सपना होता है। असलियत में उसकी बेटी टैंजरीन 6 साल पहले किडनैप हो चुकी है और तब से ही वो उसको ढूंढता फिर रहा है। इस मिशन में ग्वान ने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपना करियर, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी बेटी को हर हाल में ढूंढ निकालना। एक दिन सड़क के किनारे बैठे हुए ग्वान को एक ट्रक आता दिखाई देता है। अचानक ही वो पत्थर उठाता है और ट्रक पर फेंकने लगता है। एकदम सटीक निशाना लगाते हुए वो ट्रक की विंडशील्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से ट्रक का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। बिना वक्त गवाए ग्वान नीचे उतरे ड्राइवर पर टूट पड़ता है। उसका सवाल सिर्फ एक है, मेरी बेटी कहाँ पर है? लेकिन तभी ड्राइवर का साथी पीछे से ग्वान पर वार करता है और ग्वान बेहोश होकर गिर जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो ट्रक का पिछला दरवाजा खोलता है, जो देखता है कि वहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चे पिंजरे में बंद हैं। यहीं से ग्वान को समझ में आता है कि वो बच्चों की तस्करी करने वाले किसी गिरोह तक पहुंच चुका है। वो हर पिंजरे को खोलकर टैंजरीन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं मिलती। तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि पुलिस को लगता है कि ग्वान इन बच्चों का तस्कर है। ग्वान को पकड़कर पुलिस जीप में बैठा लेती है। अब जीप में बैठते ही ग्वान को फिर से सपने आने लगते हैं। इस बार उसकी बेटी किसी काली दलदली बेलों में जकड़ी हुई है। सपना टूटता है तो ग्वान देखता है कि पुलिस ने उसकी जेब से टैंजरीन की फोटो निकाल ली है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो पुलिस वाले को मारता है और फोटो छीनता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते उसे एक गाड़ी दिखती है। बिना सोचे समझे वो उसके अंदर चढ़ जाता है। गाड़ी को एक लिंग नाम की औरत चला रही होती है और अजीब बात तो ये होती है कि लिंग को ग्वान के और उसकी बेटी के बारे में सब कुछ पता होता है। वो उसको भरोसा दिलाती है कि वो टैंजरीन को ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें एक और समय में ले जाती है, यानी कि सदियों पहले, जहाँ पर एक योद्धा कंग हुआ करता था। वो कुछ दुश्मनों से भाग रहा है। उन हमलावरों का लीडर है एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी। जैसे ही कंग पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, उसको घेर लिया जाता है। तभी उसकी बहन वहां पर आकर उसको बचाने के लिए उसे खुद चोटी से धक्का दे देती है और उसे पश्चिम की ओर रवाना कर देती है। कंग बच निकलता है, लेकिन जब वो वापस पहाड़ी पर चढ़कर आता है तो देखता है कि उस बूढ़े आदमी ने उसकी बहन को मार डाला है। गुस्से से भरकर कंग उस बूढ़े आदमी पर टूट पड़ता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसको चेतावनी देता है कि अगर तूने मुझको मारा तो लॉर्ड रेडमेन तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पर कंग उसकी एक नहीं सुनता और उसको मार डालता है। उसके मरते ही अचानक बूढ़े आदमी का कवच हिलने लगता है, जैसे किसी नए मालिक की तलाश में हो। फिर वो कवच उड़कर सीधा कंग के शरीर से चिपक जाता है, जैसे उस कवच ने उसको चुना हो। ये कोई आम कवच नहीं था, ये सोच सकता था, समझ सकता था और अब उसका मिशन कंग के साथ जुड़ चुका था। कवच उसके शरीर में समा जाता है और उसकी छाती पर एक आंख बन जाती है। वहीं दूसरी ओर लिंग ग्वान को एक बिल्डिंग में लेकर जाती है, जहाँ पर वो काम करती है। वहाँ पर वो ग्वान को 5 छोटी बच्चियों की तस्वीरें दिखाती है और पूछती है कि क्या इनमें से कोई उसकी बेटी है। लेकिन 6 साल बीत जाने के कारण ग्वान उसको पहचान नहीं पाता। अब लिंग असली बात बताती है, वो टैंजरीन को ढूंढने के लिए डीएनए टेस्ट करा सकती है, लेकिन इसके बदले ग्वान को उनकी कंपनी के लिए एक काम करना होगा। ग्वान में एक खास ताकत है, वो किसी भी चीज को फेंक कर अपने दिमाग से रोक सकता है या फिर उसको मोड़ सकता है। कंपनी चाहती है कि ग्वान अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करके एक आदमी को मार दे, यानी कि एक लेखक को, जिसका नाम है कंग। ये वही कंग है जिसे हमने पहले योद्धा के रूप में देखा था। अब वो एक लेखक बन चुका है और लाइव स्ट्रीम में अपनी कहानियां सुनाता है, लेकिन उसकी कहानियों का असर हकीकत पर पड़ता है। जैसे उसकी कहानी में लॉर्ड रेडमैन को चोट लगती है, वैसे ही लिंक की कंपनी के बॉस लीवो को भी असल जिंदगी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। कंपनी ने उस लेखक को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। अब उनकी नजरें ग्वान पर थी।
ग्वान को इस पूरी बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था कि किसी की लिखी कहानी किसी की असल जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी एकमात्र चाह थी कि किसी भी हालत में उसे अपनी बेटी को ढूंढना है। अगले दिन ग्वान ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली, बाल छोटे करवा लिए, अपने कपड़े चेंज कर लिए और निकल पड़ा उस छोटे से शहर की ओर जहाँ पर कंग नाम का वो लेखक रहा करता। रास्ते में उसने कंग की ऑडियो बुक सुननी शुरू की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जो चीजें उसके सपनों में दिखाई देती है वो सब किसी न किसी तरह से कंग की कहानियों से जुड़ी हुई है। ग्वान ने पूरे दिन कंग का पीछा किया, उसका हर एक मूवमेंट देखा, बस सही मौके की तलाश में कि कब वो हमला कर सके। आखिरकार कंग एक लाइब्रेरी में गया और ग्वान भी उसके पीछे पीछे पहुंचा, लेकिन वहां दोनों के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए ग्वान का छिपना मुश्किल हो गया। तभी कंग ने उससे सीधा सवाल कर दिया, तुम सुबह से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? जिस पर ग्वान ने भी झट से उसको जवाब दे दिया कि सर, मैं आपकी किताबों का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये सुनकर कंग का चेहरा खिल उठा। उसने उत्साह में ग्वान से कई सवाल पूछ डाले, लेकिन ग्वान अभी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही लिंग का फोन आ गया। वो एक तरफ जाकर बात करने लगा। फोन पर लिंग ने साफ ऑर्डर दिया कि बिना किसी बातचीत के कंग को खत्म कर दो, लेकिन ग्वान ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो अब भी कंग का पीछा करता रहा। शायद अब वो खुद जानना चाहता था कि इस आदमी की कहानियों में ऐसा क्या है। इन दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू ही हुई थी कि तभी लिंग की कंपनी की एक गाड़ी तेजी से आती है और दोनों को कुचलने की कोशिश करती है। ग्वान किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन अपनी डायरी वहीं पर छोड़ जाता है। वो डायरी जिसमें उसने अपने सारे सपनों की बातें लिखी थी। कंग ने वो डायरी उठाई और पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। अब वो जान चुका था कि उसकी कहानी किस मोड़ पर जानी चाहिए। अब कहानी एक बार फिर लौटती है उस सपनों जैसी दुनिया में। कंग इस बार एक ऐसे शहर में जहाँ किसी त्योहार जैसा माहौल है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है लॉर्ड रेडमैन का और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। चारों ओर भीड़ है, रंग है और शोर है, लेकिन कंग को कुछ अजीब लग रहा है। अचानक वो मूर्ति एक गांव की तरफ इशारा करती है और वहां मौजूद सभी लोग हथियार उठाकर उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। कंग को उसके कवच से पता चलता है कि लॉर्ड रेडमैन ने पहले ही कई गांवों को इसी तरह बर्बाद किया है। वो अपने भक्तों को ही लड़ाई के लिए उकसाता है। गांव वालों ने जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी आसमान से 3 विशाल ड्रैगन प्रकट हुए। उनके मुंह से जलता हुआ लावा बरसने लगा। उसके बाद तीरंदाजों ने आग के तीरों की बारिश शुरू कर दी और पूरा गांव जलती लपटों में तबाह हो गया। अगले सुबह लाल कपड़े पहने हुए कुछ पुजारी आए। जो गांव वाले बचे थे उन्हें डराकर गांव पर कब्जा कर लिया। पूरा गांव अब लॉर्ड रेडमैन की मूर्ति के सामने झुक चुका था। फिर अचानक हम वापस वर्तमान में लौटते हैं। ग्वेन की आंख खुलती है। वो एक होटल के कमरे में है और सामने लिंग बैठी है। लिंग का चेहरा कठोर है। वो कहती है, अब बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए अपना काम अधूरा छोड़ने के लिए। थोड़ी देर में होटल के बाहर कंग आ पहुंचता है। वो ग्वान की डायरी वापस करने आया होता है। वो डायरी को लौटाते हुए ग्वान को धन्यवाद करता है। वो कहता है कि इसने मेरी कहानी को एक नया रास्ता दिया है। इसके बाद ग्वान कंग को टहलने के बहाने एक सुनसान जगह ले जाता है। वहाँ दोनों के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। इस बातचीत में कंग बताता है कि उसकी कहानी की दुनिया में उसे एक छोटी बच्ची मिली जो अपने मरे हुए भाई को बचाने की कोशिश कर रही, और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि टैंजरीन थी। कंग ने उसको समझाया और उसको सांत्वना दी। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर टैंजरीन के भाई का अंतिम संस्कार किया। टैंजरीन ने उन्हें एक दिन बताया कि जिन लाल कपड़े वाले सैनिकों ने उसके भाई की जान ली थी, वही अब हर उस इंसान को मार डालेंगे जो सूरज निकलने के बाद अपने घर से बाहर निकलेगा। उसी सपने में जब टैंजरीन ने अपनी बांसुरी पर एक खास धुन बजाई थी, वही धुन ग्वान और कंग को असल दुनिया में भी सुनाई दी थी, लेकिन उस धुन की गूंज किसी खतरे को खींच लाने जैसी थी, क्योंकि अचानक ही एक लाल सैनिक उनके पीछे लग गया। दरअसल शहर में कर्फ्यू लग चुका था और सूरज ढलने के बाद किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। कंग ने फौरन दिमाग लगाया। उसने टैंजरीन जैसा एक पुतला बनाकर उस सिपाही का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि असली टैंजरीन वहां से भाग सके। सिपाही जैसे ही उस पुतले को असली लड़की समझकर कंग की ओर बढ़ा, कंग ने उसके सर पर जोर से वार कर दिया, लेकिन जब सिपाही का कवच टूटा तो उसके अंदर से ग्वान का चेहरा नजर आया। वह पूरी तरह से कंग को खत्म करने के लिए तैयार था। उसने जैसे ही हमला करना शुरू किया तभी टैंजरीन दोबारा वहां पर आ गई। ग्वान का ध्यान उसकी ओर गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसको जकड़ लिया। इस मौके का फायदा उठाकर कंग और टैंजरीन वहां से भाग निकले। असल दुनिया में कंग उसी दृश्य को अपनी किताब में लिख रहा था।
कि पीछे से ग्वान उसके पास पहुंच जाता है। ग्वान को भी वो दृश्य अपने ख्याली सपनों में दिख चुके, जो अब कंग की कहानी का हिस्सा बन चुके थे। इसीलिए गुस्से में ग्वान पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है और कंग पर हमला कर देता है। कंग जमीन पर गिर पड़ता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। ग्वान उसी पुरानी धुन को गुनगुनाते हुए उसके पास जाता है और अपनी कहानी का अंत खुद करने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसे सड़क के बीचों बीच किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो वही धुन गा रहा था। ये देखकर ग्वान के कदम थम जाते हैं। ये धुन इस बच्चे को कैसे पता हो सकती है? ये तो सिर्फ वो अपनी बेटी टैंजरीन के लिए बजाया करता था। उसने उस बच्चे से पूछा कि उसने धुन कहां पर सुनी है, लेकिन बच्चा डरकर भाग जाता है। ग्वान उसका पीछा करता है। उस दौरान ग्वान को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे कंग की कहानी में वो लाल सिपाही टैंजरीन का पीछा कर रहा था। वो बच्चा तो किसी गली से होते हुए भाग निकलता है, लेकिन ग्वान गलती से एक छोटी सी पार्टी में घुस जाता है। वहीं पर उसको वो इंसान दिखता है जिसने उसकी बेटी को अगवा किया था। वो शख्स वहां अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। ग्वान का गुस्सा उसको देखकर काबू से बाहर हो जाता है। दोनों के बीच तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्वान अपने अंदर छुपी ताकतों का इस्तेमाल करता है और उन सभी को पछाड़ देता है। फिर उस किडनैपर को पकड़कर धमकाता है और पूछता है, सच सच बता कि मेरी बेटी कहां पर है। डरा हुआ किडनैपर बोल पड़ता है कि टैंजरीन को किडनैप करते वक्त गलती से ड्रग की डोज ज्यादा हो गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर हमने उसे एक बोरे में भरकर पहाड़ी के किनारे से फेंक दिया था। ये सुनकर ग्वान का खून खौल उठता है। वो उसी वक्त उसका गला घोटने वाला होता है, लेकिन तभी लिंग वहां पर आ जाती है। वो ग्वान को बेहोश कर देती है। जब ग्वान को होश आता है तो वो लिंग की गाड़ी में होता है। वो लिंग से कहता है कि वो किडनैपर कह रहा था कि मेरी बेटी अब नहीं रही। लिंग का बॉस लीमू फोन पर ही सारी बातें सुन रहा होता है। उसने लिंग को साफ साफ हुक्म दिया था कि ग्वान को बता दो कि उसकी बेटी अभी जिंदा है, लेकिन लिंग अब भी झिझक रही थी। उसको लग रहा था कि इतना बड़ा झूठ सिर्फ अपने फायदे के लिए कहना सही नहीं होगा। ग्वान तो अब टूट चुका था, लेकिन उसने लिंग से एक डील की। कंग को मैं मार दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन उस किडनैपर को मुझको सौंप दो। मैं उसे खुद खत्म करना चाहता हूँ। तुम्हें बस उसको पुलिस कस्टडी से बाहर निकालना होगा। दूसरी ओर लीमू को गुस्सा आ रहा था कि लिंग ने उसका ऑर्डर क्यों नहीं माना, लेकिन लिंग अब इस झूठ को बोलने को तैयार नहीं थी। इधर सपनों की दुनिया में कंग और टैंजरीन किसी तरह लाल सिपाही से बचते हुए शहर में दाखिल हो चुके थे, जहां पर वो देखते हैं कि इस लड़ाई की वजह से बहुत से मासूम लोग मारे जा चुके थे। जब वो दोनों टैंजरीन के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके घर वाले भी कुछ समय पहले मर चुके हैं। अब चूंकि वो कर्फ्यू के दौरान बाहर निकल आए थे, इसीलिए खतरा मंडरा ही रहा था। दोनों कुछ बातें कर पाते कि तभी लॉर्ड रेडमंड के कुछ भक्त वहां पर धावा बोल देते हैं और उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। कंग बिना सोचे समझे टैंजरीन की जान बचाने के लिए उनके सामने कूद पड़ता है। ये देखकर उसका जादुई कवच भी चौंक जाता है, जैसे कहना चाह रहा हो, अबे तू हीरो क्यों बन रहा है। जबकि उधर असली दुनिया में कंग बिल्डिंग की एक छत पर ग्वान से टकरा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वही शख्स जिसने उस पर पहले वार किया था दरअसल ग्वान ही है। अब ग्वान को समझ आता है कि कंग ने अपनी किताब में उसे लाल सिपाही का रूप दे दिया है और इसीलिए जो चोट उसने कहानी में सिपाही को दी थी, वही घाव अब ग्वान के सर पर भी दिखाई दे रहे हैं। वही घाव जो उसको टैंजरीन के किडनैपर से भिड़ते वक्त लगा था। ग्वान ने कंग की नोटबुक उठाई और जैसे जैसे उसके पन्ने पलटे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जितनी भी अजीब चीजें उसने अब तक अपनी ख्याली दुनिया में देखी थी, सब कुछ इस किताब में पहले से ही लिखा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि टैंजरीन भी इस किताब में एक जिंदा कैरेक्टर के रूप में मौजूद थी। यह पूरी तरह साफ हो चुका था। कंग जाने अनजाने में एक ऐसा समानांतर ब्रह्मांड बना चुका था, जहाँ पर जो वो कुछ लिखता है वो इस असली दुनिया पर भी असर डालता है। कंग ने ग्वान को बताया कि उसकी किताब के आखिरी चैप्टर में वो और टैंजरीन लॉर्ड रेडमंड के सैनिकों से घिर गए थे। इस पर ग्वान उसको आखिरी सुझाव देता है कि कहानी में चाहे कोई भी मोड़ आ जाए, लेकिन उनको ये लड़ाई जीत नहीं होगी। अब कहानी दोबारा उस कल्पना लोक में लौट जाती है। कंग तैयार है मुकाबले के लिए। तभी अचानक उसका कवच खुद से अलग होकर एक अजीब जीव में बदल जाता है, जो अपने आप किसी भी हथियार का रूप ले सकता था। वो कवच भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और कंग भी पूरी ताकत से उसके पीछे चल रहा था। जल्द ही कंग को समझ आ गया था कि ये कवच उसके ऑर्डर्स पर काम कर रहा है, क्योंकि इसके भीतर उसकी अपनी रगों का खून बह रहा है। उसने कवच के सीने पर जोर से वार किया और कहा, अब से तो मेरी बात मानोगे, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। उधर असली दुनिया में ग्वान ने लिंग को फोन किया और कहा कि अब मैं कंग को नहीं मारूंगा, बल्कि उसकी जान बचाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो आकर रोक कर दिखाओ। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी कहानी में टैंजरीन अब भी जिंदा थी और उसको बचाना उसकी पहली प्राथमिकता बन चुकी थी। बातों ही बातों में कंग ने ग्वान को बताया कि उसके पिता और लीमू कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते,
लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता की एक रहस्यमय एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर लिंक के कान खड़े हो गए। वो अब तक ये नहीं जानती थी कि लीमू जो उसका बॉस था शायद कंग के पिता की मौत में शामिल हो सकता है। गुस्से में लिंग ने फौरन लीमू को कॉल किया और सच्चाई पूछी, लेकिन जवाब देने के बजाय लीमू ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद जब लिंग अपनी गाड़ी की ओर लौट रही थी कि तभी अचानक लीमू के आदमी उसको उठाकर ले जाते। वहीं दूसरी ओर ग्वान और कंग अब लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते। कंग वहां पर अपनी किताब का अंतिम चैप्टर लिखने वाला था और ग्वान तैयार है। अगर किसी ने बीच में टांग अड़ाई तो वो किसी भी कीमत पर कंग की रक्षा करेगा। इस बीच कल्पना लोक में कंग और टैंजरीन रेडमैन के महल में पहुंच जाते। वहां उन्हें हजारों की संख्या में लाल सिपाही नजर आते जो एकदम पुतलों की तरह स्थिर खड़े हैं। अब जाकर कंग को सच्चाई समझ आती है। रेडमैन के लोग रात को कर्फ्यू इसलिए लगवाते हैं क्योंकि सूरज डूबने के बाद ये सैनिक पुतले बन जाते हैं। इसी दौरान असल दुनिया में लीमू के गुंडे लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। ग्वान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उनका सामना करता है, लेकिन उनमें से एक गुंडा बिजली को कंट्रोल कर सकता था। इससे ग्वान की ये लड़ाई अब और भी कठिन हो गई। वो गुंडा अचानक से ग्वान के ऊपर पानी फेंकता है जिससे वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और उसी गिरे हुए पानी के जरिए वो ग्वान को एक जबरदस्त बिजली का झटका देता है। अब ग्वान समझ चुका था कि उससे सीधा लड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वो छुप जाता है और सही वक्त का इंतजार करने लगता है। और जैसे उसको मौका मिलता है वो रबर के दस्ताने पहन लेता है ताकि अगली बार बिजली का झटका बेअसर हो जाए और तब जाकर वो उस पर पलटवार करता है। इसके बाद ग्वान की टक्कर एक और गुंडे से होती है जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर निकलता है। ग्वान उसके सामने टिक नहीं पाता है और बुरी तरह पिट जाता है, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है कि लिंक किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां पर पहुंच गई थी। वो ग्वान की जान बचा लेती है। फिर वो दोनों मिलकर उन हमलावरों से जमकर मुकाबला करते हैं और आखिरकार उसको मार देते हैं। उधर कल्पना की दुनिया में कंग और टैंजरीन आखिरकार लॉर्ड रेडमैन के सामने खड़े होते, जो कि एक भयानक 4 हाथों वाला विशाल जीव था। यहाँ पर एक बड़ा राज सामने आता है। असल में कंग रेडमैन के सगे भाई का बेटा था जिसे बहुत साल पहले रेडमैन ने खुद ही मार दिया था। ये कहानी किसी न किसी तरह से असली दुनिया में मेल खा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे लीमू ने कंग के पिता को खत्म किया था जो कभी उसका पार्टनर हुआ करता था। इस सच्चाई को जानकर कंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो रेडमैन को खुली चुनौती देता है। रेडमैन उसको महल के बाहर एक पेड़ के पास ले जाता है और बताता है कि उसके पिता की कब्र यहीं है। लड़ाई शुरू होते ही कंग का कवच फिर से जिंदा हो जाता है और एक अलग जीव बनकर उसके साथ युद्ध में कूद पड़ता है, लेकिन दोनों मिलकर भी रेडमैन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब जैसे ही रेडमैन ने गंभीर रूप से घायल कंग को खत्म करने की कोशिश की, टैंजरीन ने अपनी बांसुरी निकाली और उस पर वही पुरानी धुन बजा दी जो उसे उसके पिता ने सिखाई थी, ये कहकर कि मुसीबत में यही उसकी रक्षा करेगी। लेकिन रेडमैन का इस पर उल्टा असर होता है। वो और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है और टैंजरीन को पकड़कर निकल जाता है। इधर असली दुनिया में वो तीसरा हमलावर चुपचाप लाइब्रेरी में घुस चुका था जो चाकू से कंग पर वार कर देता है। किसी को भनक तक नहीं लगती, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्वान और लिंक उसको खोज निकालते हैं और उसको मारकर कंग को अस्पताल ले जाते, जहां अस्पताल में ग्वान कंग का लैपटॉप खोलकर उसकी अधूरी कहानी पढ़ना शुरू करता है और सोचता है कि अब इस नॉवल को कैसे खत्म किया जाए। तभी लीमू कमरे के अंदर दाखिल होता है और सब कुछ साफ कर देता है। उसका पूरा प्लान यही था कि ग्वान और कंग एक दूसरे को मार डाले ताकि ये दिखाया जा सके दोनों ने एक दूसरे को शक और गुस्से के चलते मार डाला है। उसका प्लान तो सिंपल था कि जब पुलिस इस नॉवल को पढ़ेगी तो उसमें टैंजरीन का नाम देखकर वो समझ जाएगी शायद कंग ने उसकी बेटी को किडनैप किया था और ग्वान ने इसीलिए उसको मार दिया। लीमू अब कंग का लैपटॉप चाहता था, लेकिन ग्वान ने उसको देने से मना कर दिया। अब वो तय कर चुका था कि ये कहानी वही खत्म करेगा। इस बीच उसी काल्पनिक दुनिया में रेडमैन जैसे ही कंग पर अंतिम हमला करने वाला होता है, तभी एक लाल सिपाही वहां पर पहुंचता है और मशीन गन से उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। ये लाल सिपाही कोई और नहीं बल्कि ग्वान ही था जो टैंजरीन को बचाने आया था। गोली से घायल रेडमैन को देखकर कंग को ध्यान आता है कि उसके माथे के बीच एक अजीब सा हथियार लटका है। शायद यही उसकी कमजोरी हो सकती है। वो उस हथियार को खींचने की कोशिश करता है। लाल सिपाही भी उसका साथ देता है और वो दोनों मिलकर उस अजीब चीज को खींच देते हैं, जिसके बाहर निकलते ही वो राक्षस जीव खत्म हो जाता है। उसी के साथ टैंजरीन भी उसके पेट की जेल से बाहर आ जाती। अब पिता और बेटी दोनों फिर से एक हो चुके थे। इस काल्पनिक दुनिया में उनका मिलन हो गया था, लेकिन असलियत में लिंग कंग की कहानी का अंत पड़ रही थी और जैसे ही उसमें रेडमैन की मौत हुई उसी समय लीमू की भी जान चली गई। अब ये सिर्फ कल्पना नहीं थी बल्कि हकीकत भी बन चुकी थी, जहां आखिरी सीन में ग्वान को वही पुरानी धुन फिर से सुनाई देती। वो जल्दी से अस्पताल से बाहर भागता है और देखता है कि सामने वही लड़का खड़ा है जिसका वो पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की भी थी और वो लड़की कोई और नहीं
बल्कि टैंजरीन ही थी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द राइटर्स ओडेसी की इस अजीब सी फिक्शनल कहानी में आपको जरूर मजा आया हो। बाकी फिलहाल ऐसी और कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, पर हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।